हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम इसमें बात करने वाले हैं पार्ट 2 नॉन हिंदी 50 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें मैं 50 क्वेश्चन को कवर किया है। दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस सेट ही समझिए, मैं एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर ही वीडियो बनाया हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका पहला सवाल है, संजीवनी काव्य के रचयिता है। यहाँ संजीवनी काव्य के जो रचयिता है, ऑप्शन ए है आर सी प्रसाद सिंह, बी है जानकी वल्लभ शास्त्री, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है डॉक्टर रमाकांत झा। तो संजीवनी काव्य के जो रचयिता है ऑप्शन नंबर ए है आर सी प्रसाद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और दूसरा सवाल है यहाँ पर, शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था। शुक्राचार्य का निवास स्थान कहाँ था। ऑप्शन ए है तामसा नदी के तट पर, बी है भागीरथ के तट पर, सी है गंगोत्री के तट पर और डी है यमुनोत्री के तट पर। तो शुक्राचार्य का निवास स्थान था तामसा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। कच्छ कच्छ जो है कितने वर्ष तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 50 वर्ष, सी है 70 वर्ष और डी है 60 वर्ष। दोस्तों अगर आंसर आपको पहले से पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और आप लोग अपना आंसर जो है काउंट करते रहिएगा कि आप लोगों का जो है आंसर कितना सही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 60 वर्ष। चौथा नंबर सवाल है, शुक्राचार्य को कच्छ के लिए कितनी बार संजीवनी का आवाहन करना पड़ा। यहाँ पर है ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार और डी है 4 बार। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है, इसका 3 बार होगा। शुक्राचार्य को कच्छ के लिए 3 बार संजीवनी विद्या का आवाहन करना पड़ा था। यहाँ पर पांचवा सवाल है, मानवीय संकल्प और आस्था को संजीवनी काव्य का कौन सा पात्र जो है प्रतीकित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है देवयानी, बी है कच्छ, सी है शुक्राचार्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है कच्छ। छठा सवाल है, यहाँ पर छठा सवाल है, कच्छ कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए है अलकापुरी, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है ब्रह्मलोक और डी है दानवपुरी। तो कच्छ जो कहाँ का रहने वाला था, तो कच्छ जो है वो अलकापुरी का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब। और सातवां सवाल यहाँ पर है, अहल्या का चरित्र किस रचना के केंद्र में है। अहल्या का जो चरित्र है वो किस रचना के केंद्र में है। ऑप्शन ए है गंगावतरण, बी है उर्वशी, सी है पाषाणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अहल्या का जो चरित्र चित्रण है वो पाषाणी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आठवां सवाल है कि पंचानन किसे कहा जाता है। पंचानन किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए विष्णु, बी इंद्र और सी शिव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पंचानन किसे कहा जाता है, तो पंचानन शिव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल नौवां सवाल है। यहाँ पर नौवां सवाल है, एक दिनकर का प्रकाशन कर्म पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है। तो एक दिनकर का जो प्रकाशन कर्म है वो पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है। ए है सूर्य, बी है चंद्रमा और सी यहाँ नीचे है, सी नीचे में है यहाँ महत्वपूर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा यहाँ पर इसका सही जवाब नौमा का है ए हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सूर्य होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ 10वां सवाल है, कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है। ऑप्शन ए है तीसरा सर्ग, बी है छठा सर्ग, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कच्छ और शुक्राचार्य का जो संवाद है वो तीसरा सर्ग में भी आया है और छठा सर्ग में भी आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। 11वां सवाल है, शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है। तो शुक्राचार्य की पुत्री का जो है क्या नाम है। ऑप्शन ए है अहल्या, बी है देवयानी, सी है उर्वशी और डी है राधा। तो शुक्राचार्य की पुत्री का जो नाम है वो देवयानी है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 12वां सवाल है, पाषाणी किनकी कृति है। पाषाणी जो है किनकी कृति है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की, बी है मैथिली शरण गुप्त की, सी है आर सी प्रसाद सिंह की और डी है जानकी वल्लभ शास्त्री की। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जानकी वल्लभ शास्त्री की।
पाषाणी जो है जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति है। 13वां सवाल है, असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार। पंक्ति में असुर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है राक्षस, बी है किन्नर, सी है देवता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो असुर मानव से लड़े तो जाएगा ही हार, पंक्ति में असुर का शब्द है राक्षस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, राक्षस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां सवाल है यहाँ पर, पाषाणी किसे कहा गया है? तो पाषाणी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है उर्वशी को, बी है मेनका को, सी है रंभा को और डी है अहल्या को। तो पाषाणी किसे कहा गया है? पाषाणी का मतलब होता है पत्थर। पत्थर जो है वो किसको कहा गया है? वो अहल्या को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है इसका सही जवाब है। पाषाणी का मतलब पत्थर ही होता है, तो अहल्या को जो होगा पाषाणी कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्छ काव्य का पात्र है। कच्छ काव्य का पात्र है, यहाँ पर है कच्छ बोल रहा है काव्य, कौन सा काव्य का पात्र है? तो ऑप्शन ए है रश्मिरथी, बी है कुरुक्षेत्र, सी है संजीवनी और डी है पाषाणी। तो कच्छ जो है वो संजीवनी का पात्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। 16वां सवाल है, गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है? ऑप्शन ए है पाषाणी, बी है उर्वशी, सी है संजीवनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है? गंगावतरण जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाषाणी में गंगावतरण पाषाणी में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 17वां सवाल है, असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? असुर गुरु के रूप में, असुर का जो गुरु था वो कौन जाने जाता है असुर गुरु के रूप में? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए शुक्राचार्य, बी है बृहस्पति, सी है गौतम और डी है विश्वामित्र। तो यहाँ पर असुर गुरु के रूप में शुक्राचार्य जाने जाते थे, असुर का गुरु माने जाते थे शुक्राचार्य। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा है कि देवताओं का गुरु, तो देवताओं का गुरु का हो जाएगा बृहस्पति। यहाँ पर लेकिन पूछ रहा है असुर गुरु के रूप में, तो असुर गुरु के रूप में यहाँ शुक्राचार्य हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, भागीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने शाप दिया था? तो भागीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने शाप दिया था? ऑप्शन ए है विश्वामित्र, बी है दुर्वासा और सी है कपिल और डी है यहाँ पर अगस्त्य। तो यहाँ पर जो है भागीरथ के पूर्वजों को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19वां सवाल है यहाँ पर, कच्छ के पिता का क्या नाम है? कच्छ के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन ए है शुक्राचार्य, बी है बृहस्पति और सी है भागीरथ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कच्छ के पिता का नाम आप लोग को पता ही होगा, कच्छ के पिता का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो है बृहस्पति इसका सही जवाब होगा। कच्छ के पिता का नाम बृहस्पति था नहीं, है बृहस्पति है। संजीवनी विद्या किसके पास थी? संजीवनी विद्या जो थी वो किसके पास थी? यहाँ पर ए है कच्छ, बी है बृहस्पति, सी है देवयानी और डी है शुक्राचार्य। तो संजीवनी विद्या किसके पास थी? तो शुक्राचार्य के पास। तो यहाँ पर है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है, शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या का ज्ञान था। तो अगला सवाल है यहाँ पर 21 नंबर सवाल है, पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस रचना से उद्धत है? पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति किस रचना से उद्धत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पाषाणी, बी है संजीवनी, सी है मंजरी और डी है यहाँ पर भारत भारती। तो ये पागल हो जाता है मन मृग अपनी सुगंध में खोता है, पंक्ति जो है मंजरी रचना से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब होगा। 22वां सवाल है, हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है? दोस्तों ये जो है आपके व्यवहारिक हिंदी से लिया गया, ये क्वेश्चन जो है व्यवहारिक हिंदी से है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पर मैंने 17 से 18 क्वेश्चन व्यवहारिक हिंदी से कवर किया है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि हमारे देश में भाषा का कौन सा फॉर्मूला चलता है, तो हमारे देश में जो है भाषा का यहाँ पर पहला है एक भाषा, दूसरा है द्विभाषा और तीसरा त्रिभाषा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे देश में जो है त्रिभाषा का फॉर्मूला चलता है। यहाँ पर 23वां सवाल है, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है राजभाषा, बी है मातृभाषा, सी है राजभाषा और यहाँ पर डी है राष्ट्रभाषा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, इसका सही भाषा सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। अगला सवाल है यहाँ पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 14 सितंबर को, बी है 10 जनवरी को, सी है 12 जनवरी को और डी है 26 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस जो है
14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1975, सी है 1976 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1950 में। अगला सवाल है यहाँ पर, संविधान की अष्टम सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान की अष्टम सूची में कुल कितनी भाषा है? तो संविधान की अष्टम सूची में जो है कुल 14 भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 27वां सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट करा दिया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 28वां सवाल है, पल्लव का अर्थ है। पल्लव का अर्थ है, ऑप्शन ए है संक्षिप्त करना, बी है विस्तारा, सी है परिवर्तन और डी है परिवर्धन। तो इसका सही जवाब जो है, पल्लव का जो अर्थ होता है, पल्लव का अर्थ मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संक्षिप्त करना। 29वां सवाल है, सरकारी काम काज की भाषा के लिए उपयुक्त शब्द है। तो ऑप्शन ए है राजभाषा, बी है राज्य भाषा, सी है संपर्क भाषा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा के लिए उपयुक्त शब्द है तो राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, राजभाषा। 30वां सवाल है, निम्न में से कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए है सरस्वती, बी है महात्मा गांधी, सी है काका कलेकर कलेलकर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, काका कलेलकर। 31वां सवाल है, भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है गुजराती, बी है मैथिली, सी है हिंदी और डी है मराठी। तो भारत की जो सबसे बड़ी संपर्क भाषा है वो हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 32वां सवाल है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल और डी है मुख्यमंत्री। तो केंद्रीय समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। 33 नंबर सवाल है, मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए है 2002, बी है 2003, सी है 2004 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2003 में मैथिली को 2003 में मैथिली को संविधान में मान्यता मिली थी। तो अगला सवाल है, संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान में जो है संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 120, बी है अनुच्छेद 220 और सी है अनुच्छेद 352 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संविधान में जो है संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 120 में। यहाँ 35 नंबर सवाल है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी को जो राजभाषा घोषित किया गया वो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को और 26 जनवरी 1950 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। 36वां सवाल यहाँ पर है, पल्लव में किया जाता है। तो पल्लव में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है भाव विस्तारा, बी है भाव संकुचन, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। पल्लव में किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाव विस्तारा। पल्लव में भाव विस्तार किया जाता है। 37 नंबर सवाल है, हिंदी व्यंजन में पार्श्विक ध्वनि है। मतलब हिंदी व्यंजन में जो है पार्श्विक ध्वनि है। यहाँ पर ऑप्शन में ए है घ, बी है र, सी है ल और डी है व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घ। क्योंकि ये गला से, गर्दन से यहाँ से बोला जाता है और ये सब तालू से बोला जाता है। आप लोग बोल के देख लीजिएगा एक बार। 38वां सवाल है,
छठी का दूध याद आना का अर्थ है। यहाँ पर ये मुहावरा है, इसको बोल रहा है कि यहाँ पर छठी का दूध याद आना का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रिय दिन, बी है अत्यधिक कठिन होना, और सी है उल्लासपूर्ण दिन, और डी है उत्साह दिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक कठिन होना। अगला सवाल यहाँ पर है, हवा से बात करना, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है धीरे चलना, बी है तेज दौड़ना, सी है बहुत तरक्की करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेज दौड़ना। 40वां यहाँ पर सवाल है, हाथ मलना स्पष्ट मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। तो यहाँ पर जो है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ पर यह है हाथ साफ करना, बी है हाथ लगाना, सी है हाथ मिलाना, और डी है पछताना। तो हाथ मलना का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पछताना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 41वां सवाल, लकीर का फकीर होना मुहावरे का स्पष्ट अर्थ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ए है परंपरावादी होना, बी है लंबा होना, सी है फकीर होना, और डी है आधुनिक होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परंपरावादी होना। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है परंपरावादी होना। 42वां सवाल है, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है यहाँ पर प्यारा होना, बी है बहुत दिन पर दिखाई पड़ना, और सी है सुंदर होना, और डी है प्रेम करना। तो दूज दूज का जो चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। 43वां यहाँ पर सवाल है, वन में चरने वाला, ये है अनेक शब्द का एक शब्द है ना। वन में चरने वाला, तो वन में चरने वाला क्या होता है? वन में चरने वाला वनचर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, वनचर। 44 नंबर सवाल है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। ऑप्शन ए है स्त्री विहीन, बी है पत्नी विहीन, और सी है विधुर, और डी है नारी विहीन। तो जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो कहलाता है तो वो विधुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। 45 नंबर सवाल है, जो कविता रचता है कहलाता है। ऑप्शन ए है रचनाकार, बी है गद्यकार, सी है निबंधकार, और डी है कवि। तो रचना जो कविता रचता है वो कहलाता है कवि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 46वां सवाल है, पृथ्वी को धारण करने वाला। ऑप्शन ए है माहीधर, बी है पार्थिव, सी है आकाशपिंड, और डी है भूकंप। तो पृथ्वी को धारण करने वाला क्या कहलाता है? माहीधर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 47 नंबर सवाल है, इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है, मतलब कि इंट्रोडक्शन का जो है हिंदी अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर ए है आदेश, बी है निर्देश, और सी है समादेश, और डी में यहाँ पर है अनुदेश। तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देश। अगला सवाल यहाँ पर है, योजना का अंग्रेजी रूप है। योजना का अंग्रेजी रूप होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए है प्लान, बी है प्लान, सी है प्लान, और डी है पैन। तो योजना का अंग्रेजी है प्लान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 49 नंबर सवाल है, मिनट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है वृत्त, और सी है समवृत्त, और डी है कार्यवृत्त। तो मिनट का अर्थ होता है कार्यवृत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 50 नंबर सवाल है, परिवहन का अंग्रेजी रूप है। परिवहन का अंग्रेजी रूप है, ऑप्शन ए है एयरपोर्ट, बी है पोर्ट, सी है ट्रांसपोर्ट, और डी है एक्सपोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट। परिवहन का होता है ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कोई सा भी क्वेश्चन अगर मिस हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो